अस्सलाम वालेकुम। आज हम अस्थमा की न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट को डिस्कस करने लगे हैं। अस्थमा बेसिकली होता क्या है? अस्थमा क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन होती है जहाँ पे जो आपके एयरवेज होते हैं ना, वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसमें सोजिश हो जाती है। जब वो सोजिश होगी तो वो नैरो हो जाएंगे, एयरवेज होते हैं बंद होना शुरू हो जाते हैं और एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या होगा, एंड रिज़ल्ट के आपसे सांस नहीं लिया जाता, आपको सांस नहीं आता। सिम्टम जो होते हैं ना वो इंटेंसिटी में डिफरेंट करते हैं और ट्रिगर्स भी हर पर्सन के डिफरेंट होते हैं। कुछ को एलर्जेंस की वजह से अस्थमा अटैक हो जाता है, कुछ लोग एक्सरसाइज करके अस्थमेटिक फील करते हैं, और भी इरिटेंट्स होते हैं जिसकी वजह से अस्थमा अटैक हो सकता है। सिम्टम्स क्या हैं अस्थमा के? अस्थमा जो होते हैं ना सिम्टम्स वो डिफ़र करते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, लेकिन यूजुअली क्या आपको सिम्टम्स मिलेंगे? आपको सांस फूल जाता है बार बार, आपके चेस्ट में ना ऐसे टाइटनेस से फील होती है, हो सकता है आपको पेन फील होती हो, वीजिंग होगी, जिस तरह आवाज़ आती है सांस लेते हुए, मतलब सांस जब बाहर निकालते हैं ना तो उसमें अजीब सी आवाज़ आती है। खांसी आना शुरू हो जाती है स्पेशली रात को या सुबह सुबह। फिर म्यूकस प्रोडक्शन जो होती है ना वो भी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। ओके जी, अगर ट्रीटमेंट नहीं करते तो क्या होता है? अनट्रीटेड अस्थमा जो होता है ना वो सिग्निफिकेंट हेल्थ इश्यूज़ कॉज कर सकता है, जैसे कि अस्थमा अटैक आपको फ्रीक्वेंट हो जाएंगे। प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करेंगे ना तो सिम्टम्स वर्स होते जाएंगे और रेगुलर या समटाइम्स सिवियर अटैक्स कॉज कर सकता है। इन एक्सट्रीम अगर आपको अस्थमा अटैक हो रहा है और बहुत सिवियर है, अनकंट्रोल्ड है, तो इस एक्सट्रीम केस में खुदा न खास्ता डेथ भी हो सकती है। एयरवे रिमॉडलिंग, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो होती है ना वो आपके जो एयरवेज है ना उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस कॉज कर देगा। तो उसमें क्या होगा कि एक तो आपका अस्थमा जो है ना वो पहले ही डिफ़िकल्ट है कंट्रोल करना, तो वो अस्थमा आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जाएगा कि उसको कंट्रोल किया जाए। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि डेली एक्टिविटीज़ आपकी लिमिट होंगी, फिजिकल फिटनेस आपकी डिक्लाइन करेगी, सोशल इंटरेक्शंस आपके कम होते जाएंगे। परसिस्टेंट सिम्टम जो होते हैं ना वो एंजाइटी या स्ट्रेस भी कॉज करेंगे क्योंकि अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है अस्थमा की, आपको पता नहीं होता कि किसी भी चीज़ से आपका अस्थमा ट्रिगर हो सकता है, तो एक टेंशन में हर वक्त बंदा रहता है। ट्रिगर्स क्या होंगे, मॉनिटर किस तरह से करना है? अगर आपने अच्छे से अस्थमा अपना इफेक्टिवली मैनेज करना है ना तो उसमें आपको आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी ट्रिगर्स की, ताकि आप उनको अवॉइड कर सको। आपने क्या करना है कि आपने अस्थमा डायरी जो है वो मेंटेन करनी है। उसमें आपने ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी क्या थी, ड्यूरेशन क्या थी, सेवेरिटी ऑफ सिम्टम्स क्या थी। ऑब्वियसली जिस टाइम पे आपको अटैक हुआ होगा उस टाइम पे तो आप नहीं कर सकोगे, लेकिन राइट आफ्टर जब आप रिकवर करते हो ना तो आपने ये चीज़ें सारी मेंशन करनी है। हो सकता है कोई डाइटरी इनटेक आपने किया हो जिसकी वजह से आपको अस्थमा अटैक हुआ हो, एनवायरमेंटल एक्सपोजर हो सकता है, कोई एलर्जन या फ्लूटेंट्स हो सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी या कोई सब्सिक्वेंट ब्रीदिंग इशू आपको हो ना फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद, तो वो भी आपने नोटिस करना है। डाइट थेरेपी क्या होगी अस्थमा के लिए? बेसिकली आपने ना रिड्यूस करनी होती है इन्फ्लेमेशन को, इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करना है और ट्रिगर्स को मिनिमाइज़ करना है। तो की डाइटरी रिकमेंडेशंस क्या होंगी? एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेंगे और अवॉइड फूड्स करेंगे जिसमें एलर्जी जो है ना जिसकी वजह से ट्रिगर होती हैं। आपने वो वाले फूड्स पर फोकस करना है जो कि इन्फ्लेमेशन जो होती है ना एयरवेज में उसको रिड्यूस करते हैं, और एलर्जिक रिएक्शन जो होते हैं ना वो आपके अस्थमा सिम्टम्स को वर्स कर देते हैं। हेल्दी वेट अपना मेंटेन करेंगे तो उससे क्या होगा कि लंग्स के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा। अगर ओवर वेट है तो लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा, अस्थमा जो है ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, कंट्रोल नहीं हो पाएगा। पानी जो है वो आपने 3 लीटर पर डे लाजमी पीना होता है क्योंकि उसकी वजह से थिन म्यूकस जो होता है ना आपका बनता है। यूजुअली क्या होता है, रेशा तब प्रॉब्लमेटिक होता है जब वो बहुत थिक हो। जब रेशा थिन होगा ना तो उसमें फिर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो उसमें क्या होगा, खुदा ना खास्ता अगर आपका रेशा प्रोड्यूस हो भी रहा है ना और बहुत ज़्यादा हो रहा है, थिन होगा तो फिर वो क्लियर हो जाएगा एयरवे से ईजिली, और ये तभी होगा जब आपकी वाटर इनटेक एडिक्वेट होगी। इंक्लूड कौन कौन से फूड्स करने हैं? न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स आप इंक्लूड करोगे जो कि इन्फ्लेमेशन को मैनेज करने में और लंग हेल्थ को सपोर्ट करने में काम करेंगे। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड कौन कौन से होते हैं? बेरीज, लीफी ग्रीन्स, टर्मरिक और जिंजर जो होते हैं ना ये सारे के सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, और जो एयरवे इन्फ्लेमेशन आपको हुई होगी या ओवरऑल बॉडी में जहाँ भी इन्फ्लेमेशन हुई होगी उसको कंट्रोल करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ओमेगा 3 रिच फूड जो हैं, फैटी फिश, फ्लैक्स सीड्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने कंज्यूम करने हैं प्रॉपर्ली ताकि आपके जो हेल्दी फैट्स हैं वो बॉडी में ज़्यादा हों और आपकी जो इन्फ्लेमेशन है ना वो रिड्यूस हो। विटामिन सी रिच फूड्स आपने इंक्लूड करने हैं जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स हैं, स्ट्रॉबेरी है, बेल पेपर है, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और जो फ्रीक्वेंसी है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की उसको भी रिड्यूस करेंगे। ठीक है। विटामिन ई रिच फूड कौन कौन से हैं? नट्स, सीड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सब में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि लंग टिश्यू को प्रोटेक्ट करने में काम करते हैं।
मैग्नीशियम रिच फूड्स भी आप इंक्लूड करोगे। स्पिनच, पम्पकिन सीड, बनानास जो होते हैं ये रिलैक्स करते हैं एयरवे मसल को, उसमें जो है ना ब्रीदिंग फिर आपकी ईजी हो जाती है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट कहना चाहूँगी, बनानास जो है ना अक्सर लोगों को कॉज करते हैं म्यूकस, तो आपने ये देखना है अगर तो आपको बनानास म्यूकस कॉज कर रहे हैं ना तो फिर आपने ये डाइट में इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हो गया अवॉइड कौन कौन से फूड करने हैं। कुछ फूड जो होते हैं ना एग्रेवेट करते हैं अस्थमा सिम्टम्स को या इन्फ्लेमेशन इंक्रीज़ करते हैं, वो आपने अवॉइड करने हैं। सल्फाइड रिच फूड्स होते हैं जैसे कि प्रोसेस्ड फूड्स हैं, ड्राइड फूड्स हैं, इसमें सल्फाइड्स हो सकते हैं जो कि अस्थमा के सिम्टम्स को वर्स करते हैं कुछ लोगों में, हर किसी में नहीं होता, लेकिन बेहतर है कि आप इनको अवॉइड करो। डेयरी प्रोडक्ट्स जो है कुछ लोगों में जिनको वैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है कि उन लोगों में डेयरी प्रोडक्ट्स लेने की वजह से भी जो है ना प्रॉब्लम एग्रेवेट हो रही हो। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस अगर आपको है तो ये आपने चेक करनी है, ठीक है। और उसमें ये कि डेयरी की वजह से जो आपको म्यूकस होगा वो थिकन हो सकता है कुछ लोगों में, ठीक है, लेकिन ये इम्पैक्ट वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आप ऑलरेडी लैक्टोज इंटॉलरेंस हो तो हाईली लाइकली है कि आपको अस्थमा का अटैक हो रहा हो आफ्टर कंजम्पशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। हाई शुगर फूड्स आपने अवॉइड करने हैं क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं और हो सकता है आपका इम्यून फंक्शन जो है ना उसको वीकन करते जाएँ। ट्रांस फैट्स एंड फ्राइड फूड जो होते हैं ये आपके इन्फ्लेमेशन इंक्रीज़ करते हैं और जो आपका लंग फंक्शन है ना उसको वर्स कर देते हैं, ठीक है। तो ट्रांस फैट्स आपके कैसे बनते हैं बेसिकली, अगर आप बहुत ज़्यादा फ्राई कर रहे हो ना फूड को, जैसे कमर्शियली फ्राइड फूड्स होते हैं, समोसे वगैरह आप बाहर से लेते हो क्योंकि वो एक ही ऑयल को बार बार इस्तेमाल करते हैं। हर ऑयल का ना एक स्मोकिंग पॉइंट होता है, जब बार बार वो ऑयल जो है उस स्मोकिंग पॉइंट पे पहुंचेगा ना तो फिर वो आगे से ट्रांस फैट बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांस फैट जो होते हैं दे कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड दे आर नॉट हेल्दी फॉर अस, इन्फ्लेमेशन भी कॉज करते हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। उसके अलावा ऑलिव ऑयल में अक्सर जो है ना लोग कुकिंग करते हैं, वो आपने ऑलिव ऑयल में कुकिंग नहीं करनी, ऑलिव ऑयल को रॉ यूज़ करते हैं। अच्छा एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल अच्छी क्वालिटी का आप परचेज़ करो और आपने सैलड के ऊपर एज इट इज़ उसको रॉ इस्तेमाल करना, उसमें कुकिंग नहीं करनी। कुकिंग आप जो है ना कनोला में या सनफ्लावर ऑयल में करोगे, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये सेफ़ होते हैं कुकिंग के लिए। ओके, सैलिसाइक्लेट्स जो है वो कुछ लोग जो होते हैं ना अस्थमा वाले उनको सेंसिटिविटी होती है सैलिसाइक्लेट से, ठीक है। ये किस किस फूड में होते हैं, कॉफ़ी में, टी में, कुछ फ्रूट्स में होते हैं, तो आपने ये भी अवॉइड करने हैं। क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करते, अगर निगलेक्ट करते हो ना डाइट तो उसमें क्या होगा कि अस्थमा के सिम्टम्स वर्सन होते जाएंगे क्योंकि इन्फ्लेमेशन इंक्रीज़ होगी, म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती जाएगी, तो अस्थमा जो होता है ना वो कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का जो रिस्क है वो इंक्रीज़ हो जाता है। पुअर डाइटरी हैबिट जो होती है ना वो इम्यून फंक्शन को इम्पेयर करती हैं और इन्फेक्शन रिस्क जो होता है ना उसमें इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आप मेडिकेशन ले रहे हो तो मेडिकेशन पे डिपेंडेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अगर आप डाइटरी मैनेजमेंट नहीं कर रहे तो वो मेडिकेशन का यूज़ जो है वो बहुत फ्रीक्वेंट हो जाता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि परसिस्टेंट सिम्टम्स रहते हैं ना, तो आप डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते, फिजिकल फिटनेस आपकी डिक्लाइन होती है और मेंटल वेलबींग ऑटोमेटिकली आपकी डिक्लाइन होती जाएगी। आपको चाहिए क्या बेसिकली बैलेंस्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट चाहिए जिसमें आपने मेडिकल केयर भी साथ साथ रखनी है ताकि आपने मैनेज करना है अस्थमा के सिम्टम्स को इफेक्टिवली और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना आपने इंप्रूव करनी है और ओवरऑल अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है। हमेशा आपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से पूछ के डाइट थेरेपी करनी है। आपने अपनी फैमिली मेम्बर में मे बी आपकी सारी फैमिली को अस्थमा हो, बट इट इज़ ऑलवेज़ इंपॉर्टेंट कि आप किसी प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर से आप रिकमेंडेशन लेके फिर जो भी थेरेपी आपने फॉलो करनी है उसके बाद आप फॉलो करोगे। डाइट थेरेपी आपको पर्सनलाइज रिक्वायर्ड हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा एंड आई विल गेट बैक टू यू। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।